हाय, हाउ आर यू ऑल? तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या-क्या पढ़ लिया था, थोड़ा मैं रिकॉल करा देता हूँ आपको। आपने प्योर रेजिस्टेंस देख लिया, प्योर कैपेसिटेंस आप लगाते हो तो आई और वी में फेज़ डिफरेंस देख लिया। ठीक है जी, तो प्योर कैपेसिटेंस में तो आई और आर में कोई यानी कि वी आर में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं था। ठीक है? जब मैं कैपेसिटर की बात करता हूँ तो कैपेसिटर में आई इधर था और वीसी इधर था। ठीक है ना? ये लीड कर रहा था, ये लैग कर रहा था। फिर तुम्हारा जब मैंने वीएल की बात कर रहा था तो वीएल इधर और आई इधर, यानी कि इसमें जो वोल्टेज है वो तुम्हारा लीड करता है और करंट तुम्हारा लैग करता है। अब ये सारी बातें आपको, ये मैं जितना पढ़ाऊंगा, तो जब मैं आरएलसी पढ़ाऊंगा तो सब जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ सबको हम सम अप कर देंगे। लेकिन उससे पहले सीखना होगा कि मतलब किस में क्या क्या हो रहा है, ताकि आपको फिर बाद में आसानी पड़े कि अच्छा ये इसलिए हो रहा है, तो आपको सवाल बहुत जल्दी आप बना पाएंगे। आसान सा ही चैप्टर है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आर और एल सर्किट सीरीज सर्किट में पढ़ने वाला हूं। तो अब हम आज उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मेरा आर हो गया जी, और ये मेरा बच्चे एल हो गया। अब इस चैप्टर में सीखना ही हमें ये है कि इस वाले सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे। ई नॉट साइन ओमेगा टी, इससे करंट फ्लो आई एल। तो करंट तो सेम है, सीरीज में दोनों में सेम करंट जाएगा, इधर भी इधर भी। तो अब मैं जो यूज करूंगा इसके लिए, फेजर यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा? वी विल यूज फेजर। फेजर मतलब फेजर टेक्निक होती है, ये टेक्निक टू सॉल्व सर्किट। ठीक है जी, ये टेक्निक है। क्योंकि अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार मैं ड्रॉ करता हूं, फेजर बनाता हूं किसका, इस आर का और एल का। तो मुझे पता ही है करंट तो दोनों में सेम करंट जा रहा है। ठीक है, और वोल्टेज का मुझे पता ही है कि किसकी कहां होती है। तो एक बार मैं फेजर बनाता हूं। तो मेरे पास ये है तुम्हारा, ये हो गया जी तुम्हारा ये। तो ड्रॉ करते हैं एक बार, ये मेरा ऐसा। तो फेजर हम ड्रॉ करेंगे कैसे जी, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये मैंने करंट इधर मान लिया एक बार के लिए। तो ये क्या हो गया, करंट। अब करंट तो दोनों में सेम है। अब मुझे पता है मेरा वी आर कहाँ बनने वाला है। अगर आप देखो तो मेरा वी आर इधर ही आएगा, सेम फेज में आएंगे। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस में कोई, रेजिस्टेंस में जिधर करंट होता है आपने याद होगा ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। और आई भी क्या आता था, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो डेल्टा फाई फेज डिफरेंस जो बनता था वो जीरो बनता था, यानी कि जिधर करंट उधर ही। तो ये तुम ऐसे इसको ड्रॉ करोगे फेजर पे। फिर अब आ जाते हैं हम एल के पास। अब एल में वोल्टेज क्या करता है, लीड करता है। तो वोल्टेज लीड करता है तो वीएल को इधर बना दे। ठीक है जी। अब आप मुझे खुद बताओ, एक छोटी सी बात मैं आपको पूछता हूं। ये आरएमएस वैल्यू है। ठीक है, इसकी मैं क्या कर लेता हूं कि ई आर एम एस ऐसे वैल्यू मान लेता हूं। करंट है, ठीक है, ऐसे फ्लो कर रहा है, बढ़िया बात है। अब आप खुद बताओ, जैसे मैं इधर क्या करता था, डीसी में आपको याद होगा ऐसे, ये R1 होता था, ये R2 मान लो 16 वोल्ट लगाया, 2 वोल्ट यहाँ ड्रॉप है तो 14 वोल्ट यहाँ। तो हम क्या कहते थे, 16 वोल्ट शुड बी इक्वल्स टू 2 + 14 वोल्ट। लाला जी वाला मैथ लगा के जोड़ लेते थे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, ये एसी है, यहाँ आपको क्या दिख रहा है? क्या मैं इसको जोड़ सकता हूं कि जो सोर्स वोल्टेज है वो किससे मिलके बनी होगी, जहां जितना ड्रॉप यहाँ जितना ड्रॉप यहाँ। भाई एनर्जी कंजर्वेशन वो तो सेम ही रहेगा। लेकिन आप ये देखो, यहाँ जो वीएल है और ये इसके बीच में ये सिंपल सेम फेज में होते, सेम फेज का मतलब है सेम डायरेक्शन में होते, तो आप ऐड भी कर पाते अगर वीएल इधर ही होता तो। लेकिन ये फेजर टेक्निक आपको ये बता रही है कि जो वीएल है और वीआर है वो सेम फेज में नहीं है, तो आप इनको सीधा ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि दो वेक्टर अगर ऐसे हो ए और ए, तो आप इसको ऐड कर सकते हो सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना? लेकिन अगर ये वेक्टर ए ऐसे और ए वेक्टर ऐसे है, तो ये आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते। फिर आपको √2a लिखना पड़ेगा, इसका ए नेट लेना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो जैसे हम वेक्टर को ऐड करते थे ऐसे ही हम इसके मैग्नीट्यूड को, या फेजर जो टेक्निक होती है उसमें ऐड करते हैं। तो अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे भी पता है इसका रिजल्टेंट बीच में आएगा, और वही वैल्यू किसकी होगी तुम्हारी, ई। ई बोले तो ई आर एम एस, यानी कि जो आर एम एस जो सोर्स वोल्टेज है, तो कितना आएगा सोर्स वोल्टेज आपका निकल के, वी आर का स्क्वायर, वी एल का स्क्वायर। बस यही तो सॉल्व करना था। यानी कि अगर मैं आपको ये लिखूं कि ई आर एम एस क्या वी आर प्लस
VL के बराबर होगा? बिल्कुल गलत बात, नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? फेजर से ऐड करना पड़ेगा। तो अब अगर मुझे सोर्स वोल्टेज निकालना है तो सोर्स वोल्टेज मेरा कितना आया? अंडर रूट का स्क्वायर VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ये क्या आ गया? फाई। तो अब मुझे पता चल गया कि ये क्या है? I। ये क्या है? सोर्स वोल्टेज। तो जो सोर्स वोल्टेज ये करंट दे रही है, इनके बीच में फेज कितना है? तो अगर मैं यहां से फेज निकालूंगा बच्चे, तो फेज कैसे निकालूंगा वो भी निकाल सकता हूं। क्या लिखोगे आप? टेन फाई विल बी इक्वल्स टू बच्चे VL बाई VR। एक तो फॉर्मूला ये आ गया। VL को मैं क्या लिख सकता हूँ? IXL इंटू IR, क्योंकि करंट तो दोनों में सेम है। कट गया, सीरीज सर्किट है तो XL बाई R। तो रेजिस्टेंस वाला भी आपका बन गया। ठीक है, और आपको क्या पता चला यहां से कि वोल्टेज क्या कर रहा है? वोल्टेज लीड्स करंट विद फेज फाई, जो भी है उसकी वैल्यू आप यहां से निकाल लेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। दूसरी बात, अगर ये E इज इक्वल टू, मुझे सीधा, आप कहने लगोगे सर सीधा भी तो लिख सकते हैं, फिर सीधा कैसे लिखें? अगर सीधा लिखना आ गया तो सीधा ऐसे लिखेंगे। देखो RMS तो ये तो आपको पता चल गया, ये ERMS सीधा VR प्लस VL, जो आप लाला जी वाला मैथ DC के साथ करते थे वो यहां नहीं कर सकते। हाँ, आप ये जरूर लिख सकते हैं कि E इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल्स टू VR इंस्टेंटेनियस प्लस VL इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या है कि आपको भी प्रॉपर आप वैल्यू पुट कर रहे हो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी विल बी इक्वल्स टू वी आर के साथ जो साइन ओमेगा टी आएगा ऐसे करके, प्लस VL के साथ जो V नॉट इंटू साइन समथिंग इसका फंक्शन। तो ऐसे आप फंक्शन में आप वैल्यू लिख सकते हो विद फेस। वो बिल्कुल एकदम इंस्टेंटेनियस के लिए करेक्ट बात है। लेकिन आप RMS लिखने लग जाओ VR प्लस VC के बराबर, तो वो तो सीधा सीधा नहीं है, वो आपको फेजर लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू ये है। तो आई होप आपको फेजर टेक्निक अब समझ में आई होगी कि हम कैसे RL सर्किट जो है सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम किस तरह से इस फेजर टेक्निक का यूज करेंगे। अब देखो दूसरा, एक और चीज आपको ये पता है कि ये मेरा क्या है जी? VR। ठीक है, ये मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है लेकिन ये VR ही है। ठीक है ना? तो ये मैंने VR यहाँ मान लेता हूँ, मैं सिंपल छोटा सा ट्राइंगल ले लेता हूँ, ये उठा लेता हूँ, या इसको अलग से उठा लो आप। आपका दिल है इसको अलग से बनाने का तो आप अलग से बना सकते हो, कोई बात नहीं है। अलग से बनाओगे और बेटर है। तो ये आपका क्या है जी? फाई। ठीक है, ये आपका है VL, ये आपका है VR, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? E को। तो आपको फाई निकालना है तो कॉस फाई विल बी इक्वल्स टू VR बाई E। साइन फाई तो जो सवाल में डेटा गिवन होता है हम उससे निकाल लेते हैं, हम वेट नहीं करते कि VL और VR ही गिवन होगा तो ही हम निकाल पाएंगे। साइन फाई VL बाई E। ठीक है ना? तो आप ट्राइंगल बनाओ, और ट्राइंगल बना के आप जैसे ही फेजर बनाओगे आपको सब दिख जाएगा। तो आप जो भी आपको गिवन हो, E गिवन हो, R गिवन हो, तो आपको VL निकालने की जरूरत नहीं है। आप ये फॉर्मूला लगा के VL निकालने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, सीधा भी निकाल सकते हो। खैर अभी वो सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब देखो भैया, मेरे पास आया E का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VR का स्क्वायर प्लस बच्चे VL का स्क्वायर। समझ गए आप? अब E का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, ये RMS वैल्यू ही है, ये RMS, तो उस RMS और उसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। RMS AC सोर्स के लिए हम RMS ही यूज करते हैं, RMS से ही हम सारा काम करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, क्योंकि RMS को आप E नोट में भी कन्वर्ट कर लोगे तो √2 दोनों तरफ कट ही जाएगा वो। तो उसमें इधर RMS तो ये भी RMS, ये भी RMS, ये पीक तो ये भी पीक, ये भी पीक, तो कन्वर्जन जो जो फैक्टर होगा, क्योंकि RMS क्या होता है भैया? V नॉट बाई √2। तो आप सबको जब पीक में कन्वर्ट करोगे तो ये √2 तो कट ही जाएगा नीचे से, तो वो टेंशन नहीं लेनी है आपने। तो E इज इक्वल टू I का स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से I आपका क्या बना? E अपॉन R का स्क्वायर XL का स्क्वायर का अंडर रूट। यानी कि मैं फिर से इसको कंपेयर करता हूँ, नीचे को क्या लिख सकता हूँ मैं? Z। यानी कि आपने Z के डिफाइन किया अंडर रूट R प्लस XL का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा क्या बन गया जी? इसको बोलते हैं इंडक्टिव इम्पीडेंस।
कई बार सिंपल इम्पीडेंस भी लिखा होगा, लेकिन इंडक्टिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर और एल सर्किट है तो वो एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है जी। अब आप ये वाली जो चीज है जेड, ये वाली जो चीज है, अगर आप ये वाली चीज उठाएं यहां से 10 फाई, तो अब ये वाला फेजर भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाऊं, ध्यान से देखो जी, ये फाई, तो मुझे क्या गिवन है जी, 10 फाई विल बी इक्वल्स टू, तो आपको इम्पिडेंस लिखना आ गया ना इसका। इस सवाल में अगर मुझे आर एल सर्किट दे रखा हो, मुझे इम्पिडेंस निकालना हो, तो ये क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। अब मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि आपको ये भी याद ना रहे तो क्या, 10 फाई तो याद है ना, यहाँ से फेजर से ही सारा काम हो जाता है, इस फेजर से ही सारा काम हो जाता है। 10 फाई क्या है, एक्सएल बाई आर, तो 10 फाई को लिख देंगे जी हम एक्सएल बाई आर। ठीक है। तो जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये क्या बनेगा, देखो जी, आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू जेड। ठीक है। तो ये तुम्हारा फेजर किसका हो गया, ये वाला, ये रेजिस्टेंस का हो गया, तुम्हारा इम्पीडेंस का वाला हो गया, जो हम उधर भी बना रहे थे। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा जी, यहां से भी आप निकाल सकते हो, cos फाई विल बी इक्वल्स टू आर बाई जेड। फिर ट्राइंगल से आप जो कुछ है वो निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सएल बाई आर। ठीक है जी। और z यहाँ पे क्या है आपका, इम्पिडेंस बनेगा, इंडक्टिव इम्पिडेंस इसको हम बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अब आप अगर ध्यान से देखो, मैं आपको अब इस चीज को समअप करता हूं थोड़ा सा, ताकि आपको मतलब ये जो जो बातें पढ़ी हैं वो, आप कहोगे सर मुझे तो एक ही चीज बता दो, तो एक ही चीज बताएंगे ना बस, ताकि आपके सारे सवाल बन जाएं और आपको कुछ याद ना करना पड़े। देखो जी, मुझे पता है कि मुझे फेजर बनाना है, और वो पूछेगा कि सोर्स के बीच में ये जो वोल्टेज है, ये फेज किस किस के बीच में आया, सोर्स वोल्टेज के बीच में, क्योंकि ई क्या है, सोर्स वोल्टेज, और ये करंट, यानी कि आपने इस वोल्टेज और इसके बीच में फेज निकाल लिया। और यही वो सवाल में पूछता है, क्योंकि इसके इसके बीच में यहाँ वोल्टेज का और आई का फेज कितना होगा वो तो आपको ऑलरेडी पता है, उसी से ये तो बनाया ही है आपने। ठीक है। आप निकाल क्या रहे हो, इसके और इसके बीच में कितना फेज आया है, यानी कि जो ये सोर्स करंट दे रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। मैं अल्टीमेटली, क्योंकि करंट तो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है, जब पोटेंशियल की वैल्यू जितनी, पोटेंशियल की वैल्यू 2 है तो करंट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि सेम 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 रेशो में सब सब कुछ कांस्टेंट तो है नहीं इधर, तो इसलिए हम ये अलग से टेक्निक यूज कर रहे हैं। अब आप इधर आ जाओ, तो यहां देखो, आपने जब बनाया था, तो मैं अब कुछ बातें आपको याद करा रहा हूं। जैसे ये आपने बनाया था बच्चे वी आर, इधर ही था आई, इधर ही था वी एल। ठीक है। तो आपने क्या कहा कि भैया मेरे को रिजल्टेंट निकालना है आई का, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। भाई 90 डिग्री पे अगर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट होता है ना, सेम चीज लगा ली मैंने। ठीक है भैया, ये ट्राइंगल बन गया, ये फाई है। अब आप खुद बताओ, वी एल इज इक्वल टू क्या होता है, आई एक्सएल, और वी आर इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लो, तो अल्टीमेटली आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इसको ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ एक्सेल बना लो, उसकी जगह यहाँ आर बना लो, और ये तुम्हारा फाई आ गया। ठीक है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये किसके बराबर होगा, ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड। ठीक है। तो अब आपको यहीं से सब कुछ पता चल गया। आप 10 फाई रख रहे हो, मान लो आपने कोस फाई रखा, तो कोस फाई क्या आ जाएगा आपका, लेट्स सपोज आपने यहाँ से कोस फाई निकालना चाहते हो कि भैया मेरे को जो डेटा गिवन है, तो वी आर बाई आपने क्या कर दिया, ई कर दिया, तो वी आर आपको पता है आई आर अपॉन ई क्या होता है, आई जेड। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ गया आपका, भाई टोटल करंट आप कैसे निकालोगे, टोटल करंट तो ऐसे ही निकालोगे ना। मैं आपसे अगर इस सवाल में पूछ लूँ कि आई बताओ, तो आई कैसे करोगे आप, ई जितना वोल्टेज है, बैटरी यानी कि सोर्स, जैसे हम डीसी में करते थे, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बोले तो जेड, तो ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड, तो वही तो कर रहा हूं यहाँ, ई इज इक्वल टू आई इंटू जेड। तो जब आप यहाँ पे कॉस फाई लिखोगे, तो कॉस फाई क्या आएगा, ई बाई, सॉरी, कॉस फाई विल बी इक्वल टू वी आर बाई ई। भाई ये तो क्या है, वी आर है ना, ये तो वी आर क्या हो गया, आई आर अपॉन आई जेड, तो कॉस फाई क्या हो गया, आर बाई जेड।
तो आपको स्पेशल अलग से ये कुछ बनाना, ये सब कुछ, अब ये सब कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपका यहीं से सारा काम हो गया, खत्म। ये अलग से आपने जेड बना लिया, बात खत्म। ये एक्सेल, ये डायग्राम आ गया, दो फेजर आ गए, इस फेजर से आपको सब कुछ पता चल जाएगा। आपको पता चल गया कि फाई, मैं लिख भी देता हूं, फाई इज द फेज डिफरेंस। किस किस के बीच में निकाला है आपने? बिटवीन करंट एंड सोर्स वोल्टेज। ठीक है, एक समझा दिया, बाकी तो आपको आसान ही रहेगा। अब एक बार मैं आपके ग्राफ और बता देता हूं कि Z तुम्हारा क्या निकल के आया। एक बार Z का और ओमेगा फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देख लेते हैं। तो Z आपका निकल के आया जी अंडर रूट किसका स्क्वायर, R का स्क्वायर, प्लस बच्चे एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि ये आ गया R का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ग्राफ बना रहा हूं जी, बनाओ। ये देखो जी, ठीक है जी। तो एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, जेड के और ओमेगा के बीच में ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो ओमेगा 0 है तो जेड की वैल्यू कितनी बनेगी जी, आर। तो यानी कि मिनिमम कितनी वैल्यू है, आर। और अब जैसे जैसे आप ओमेगा इंक्रीज करते जाओगे, जैसे जैसे ओमेगा पुट करते जाओगे, तो जेड की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो निकल के आता है वो जनरल ग्राफ आता है, क्योंकि सीधा तो हम बना नहीं सकते। तो कैसा आएगा जनरल ग्राफ, कि जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाते जा रहे हो, इसकी वैल्यू क्या आ जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है ऐसे। ठीक है जी, तो इस तरीके का इसका ग्राफ होता है जेड का और ओमेगा का। अब हम आरसी सर्किट पढ़ते हैं। आरएल तो हो गया हमारा, अब जी हम आरसी सर्किट के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है जी, आरसी सर्किट के बारे में सेम चीज, कोई बदलाव नहीं। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि किस की फेजर एक बार बना दो आप। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मुझे जो करंट है इसके बीच में, यानी कि सोर्स वोल्टेज के बीच में, उसके बीच में मुझे करंट निकालना है, फेज डिफरेंस, यानी कि आई कितना दे रहा है। तो आई का तो सीधी सी बात है, एक बार देखो आप आई कैसे निकालेंगे। एक बार जेड का तो पता हो भाई, टोटल इंपीडेंस आई इज इक्वल टू ई बाई जेड, पता चल जाएगा वो तो, करंट तो इजीली निकल जाएगा। फेज में अलग से निकाल लूंगा, तो वो टेक्निक कौन सी है, फेजर वाली। तो फेजर वाली टेक्निक यूज करते हैं। फेजर वाली टेक्निक कैसी है जी, मुझे पता है करंट तो दोनों में सेम होगा, तो आई तो यहां बना लेता हूं, और वी आर तो यहीं बनेगा क्योंकि सेम फेज में है, ये आर ये सी। अब सी में क्या होता है, लीड करता है करंट, तो इसका मतलब आपने वी सी यहां बनाना है, पाई बाई टू का फेस। ठीक है, वो ओमेगा टी छोड़ दिया मैंने सब। ये जो मैं बना रहा था ना, ये जो ऐसे ओमेगा टी करके बनाते थे, ओमेगा टी करके बना, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ये बढ़िया बात है, आपने रिप्रेजेंट किया, हर एक चीज दिखाई ना, इसको मैं नहीं भी दिखाऊं तो कोई फर्क, क्योंकि मुझे तो इससे फर्क पड़ता है, ये कितना है पाई बाई टू। तो मैं बस उसी से बात कर रहा हूं, उसी से मैं सारा सवाल सोल्व करूंगा। तो मेरा बीसी नीचे आ गया। ठीक है, अब अगर आपको रिजल्टेंट लेना हो तो आपको पता है रिजल्टेंट आपका इधर आएगा, और ये रिजल्टेंट किसकी वैल्यू होगी, वो ई की वैल्यू होगी, क्योंकि सोर्स वोल्टेज जब आप सीधी वी आर प्लस वी सी तो कर नहीं सकते, तो वो क्या होगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। और ये एंगल कितना बना, फाई। आप देख सकते हैं फेज डिफरेंस कितना आया आपका, यहाँ पे कौन लीड कर रहा है, अगर आरसी सर्किट है तो करंट लीड कर रहा है विद फेज फाई। ठीक है, तो आपने करंट के बीच में और सोर्स वोल्टेज, ये मैं फिर कह रहा हूं, सोर्स वोल्टेज और करंट के बीच में आपने फेज डिफरेंस निकालना है। साइड में कहीं लिखते जाना मेरे शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल स्मूथली सवाल बनेंगे। तो ये आ गया मेरे पास। अब ये मुझे फिर सेम चीज पता है, मास्टर जी ने बताया था कि इसको लिखो आई इंटू जेड, ये जेड ही तो देता है। ये क्या होता है, आई इंटू इसका इंपीडेंस एक्सी हम पढ़ के आए, और ये इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो अब इसी से ही आपका सब कुछ निकल जाएगा। आप टेन फाई क्या लिखोगे जी, वी सी बाई वी आर विच इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर। तो आपका जो दिल करे आप इसी ग्राफ से सब कुछ निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, इसको यहाँ लिख लो, पर वो कोई फायदा नहीं है, मतलब ट्राइंगल ही तो बनाना है ना। ये मैंने थोड़ा सा बस, ये मैंने यहाँ बना दिया, ये इतनी दूर अभी सर क्या हो गई, अरे यहाँ तक बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ तक बना लो इसको, या फिर इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो ऐसे। ठीक है, तो ये क्या बना, वी आर, ये बना वी सी, और ये बना ई, इम्पिडेंस जिसकी वैल्यू है ये। अब ई तुम्हारा अगेन सेम, हम थोड़ा सा मैथ्स करते हैं।
कोई फर्क नहीं है। आपका ई क्या निकल के आया, अंडर रूट वी आर का स्क्वायर बच्चे प्लस वी सी का स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। सो आई क्या हो गया तुम्हारा, ई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। इसी को क्या बोला आपने, ई बाई जेड। और जेड को यह नाम दिया कैपेसिटिव इम्पीडेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ कैपेसिटेंस मिक्स है। तो ई बाई जेड करके आप आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट आराम से निकाल सकते हैं। फेज पूछे तो मैं फेज भी बता सकता हूं। ये अभी मैं जब सवाल करूंगा तब आपको ज्यादा क्लियरिटी बनेगी, फेजर यूज करना आपको आएगा, क्योंकि सवालों के थ्रू ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। ये तो थ्योरी आपको ऐसा लग रहा होगा, अरे सर ये तो थ्योरी चल रही है। अरे थ्योरी तो भाई सीखनी पड़ेगी, मजबूरी है, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। z विल बी इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, यानी कि 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। अब मैं ग्राफ के बारे में बात कर रहा हूं, देखो जी, ये तुम्हारा किसका है, z का, ये किसका है, ओमेगा का। एट ओमेगा इज इक्वल टू 0, तो z किधर, जब ओमेगा किसकी तरफ मूव करेगा, टेंड करेगा 0 की तरफ, तो z किसकी तरफ टेंड करेगा तुम्हारा, इनफाइनाइट की तरफ। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? जब तुम्हारा ओमेगा टेंड करेगा इनफाइनाइट की तरफ, तो z टेंड किसकी तरफ करेगा, 0 की तरफ, यानी कि सॉरी z टेंड करेगा r की तरफ। तो आपको समझ में आ रहा है कि आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे होगा, ये r की तरफ, ठीक है, यानी कि ये r की तरफ क्या करेगा, ग्राफ बनाऊं तो मैं ऐसे, देखो बिल्कुल सेट बैठ रहा है। जब ओमेगा 0 की तरफ टेंड कर रहा है तो z की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, ये वाली यहाँ पुट करके देख लिया मैंने। जब ये ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रही है या इनफाइनाइट, तो ये वाला फैक्टर 0 की तरफ जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, टेंड करेगी r की तरफ, तो ये r की तरफ। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम सवालों की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे पढ़ेंगे एलसीआर सर्किट। और एलसीआर सर्किट बच्चे जब हम पढ़ेंगे ना, तो आपको ये कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस में कितना फेज था, कौन आगे कौन पीछे। मतलब आपको मैं ऐसी बात बताऊंगा कि उंगलियों पे चीजें, बस एक सिंगल फेजर से आप सब कुछ निकाल पाओगे, हर एक सवाल। मतलब ये सवाल एलसीआर के फेजर पे खत्म हो जाता है। एलसीआर का जब हम फेजर बनाते हैं, वी आर आपको रटना भी है तो आप ये रटो, ऊपर वीएल होता है नीचे वीसी। इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं। ये सारा जो हमने थ्योरी पढ़ी है, आप सारी मैं आपको फिर दिखाऊंगा सारी इससे एक्सप्लेन करके। कोई भी चीज आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसमें कितना फेज है, क्योंकि आपको यहां से सब कुछ पता रहेगा कि ऊपर वीएल, यहां वी आर, यहां आई और यहां वीसी। ठीक है, आपको ये एलसीआर की बात बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको वीएल दे रखा है, इसको भूल जाओ, बन गया। आपको वीसी दे रखा है, इसको भूल जाओ। आपको खाली वीएल दे रखा है, वीआर को, इसको भूल जाओ, खुद पता चल जाएगा। देखो वीएल आ गए है ना, π/2 फेज। तो हर एक इंफॉर्मेशन आपको उसी ग्राफ से पता चल जाएगी, आपके सारे काम हो जाएंगे। तो अब मैं सवाल की तरफ चलता हूं और हम पहला सवाल लेते हैं। आसान है, बेसिक है, और सवाल आपके, कोई भी आप कोचिंग का मॉड्यूल बना रहे हो, आपके सारे सवाल बन जाएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप तमीज से फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये पूरा एसी वाली सीरीज आप देखेंगे, इसके बाद हम सारे चैप्टर पूरे करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ आपको पूरा सिलेबस कराया जाए और आपको बेहतर अप्रोच मिले, आपको सीखने को मिले, ताकि आपकी फिजिक्स में जो भी आपका डर है वो दूर हो। तो पहली बात देखते हैं जी, पहला सवाल, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1। देखो जी, फाइंड आउट, चिल रहो भाई, जिंदगी में, जिंदगी का नाम ही यही है, जितना रिलैक्स रह के पढ़ोगे उतना ज्यादा बेहतर है। फाइंड आउट द रिक्वायर्ड इंडक्टेंस, क्योंकि कुछ समझदार लोगों ने हमेशा एक बात कही है कि रो के करो या हंस के करो, जब करना ही है और सेम चीज तुम करने लग रहे हो, अगर तुम्हें डॉक्टर ही बनना है तो रो के बनो, हंस के बनो, या फिर कुछ और कर लो। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि मुझे यही काम करना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो फिर मतलब हंसी खुशी करो ना उस काम को, रो के क्यों करना। क्या हो जाएगा, 10 वॉट 60 वोल्ट,
ये रेटेड दे दिया टू रन इट सेफली, across an alternating current, across an alternating current। ठीक है जी। सप्लाई, ये सवाल हम वहां भी करते थे डीसी में भी। सप्लाई ऑफ 100 वोल्ट और 60 हर्ट्स, ये सप्लाई है। हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कि फाइंड आउट द रिक्वायर्ड इंडक्टेंस टू पुट इन सीरीज ऑफ बल्ब। तो हमें क्या पुट करना है? इंडक्टेंस लगाना है जी, यानी कि एल लगाना है। यानी कि आपको गिवन है कि भैया आप है ना मार्केट से एक बल्ब लेके आए बढ़िया, आपको ये सेफली रन करना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इंडक्टेंस लगा देता हूं। ये कुछ सवाल है ऐसे करके, ठीक है जी। और एसी सोर्स आपने कितना लगाया हुआ है? 100 वोल्ट और 60 हर्ट्स। अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और आप बस ध्यान से सुनते रहना। ये एल है और ये रेटेड कितना है? 10 वॉट, 60 वोल्ट। तो ये क्या गिवन है आपको? ये एसी सोर्स है। अब पहली बात, एसी सोर्स में जब ये ऐसे वैल्यू गिवन होती है तो ये कौन सा गिवन होता है? ये आरएमएस वैल्यू गिवन होती है। समझ गए आप? ये एल लगा दिया, चलो बढ़िया है जी। अब मजे की बात जो है वो ये है कि ये वाले से फिर ये वाला जो दिया है डेटा, इसका क्या काम है? इसका ये काम है कि बल्ब जो कह रहा है ना आपसे, बल्ब बाबा आपसे कह रहे हैं कि पी वी आर आई वी आर, कि भैया मैं मैक्सिमम ही इतना करंट झेल सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे बस की बात नहीं है। यानी कि आपको कह रहा है कि भैया मैं बस इतना करंट झेल सकता हूं। कितना? 1/6 एम्पियर ही पास, उससे ऊपर गया तो मैं जन्नत चला जाऊंगा। तो अब एल तो क्या है तुम्हारा? सीरीज में है, सीरीज में है तो इससे भी 1/6 एम्पियर ही पास होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो आपसे पूछा गया है इंडक्टेंस, पूछी गई फाइंड आउट रिक्वायर्ड इंडक्टेंस। क्या पूछा गया है? रिक्वायर्ड इंडक्टेंस। अब आप ध्यान से देखो, अगर यहां कितने वोल्ट का ड्रॉप है? अगर 1/6 एम्पियर पास हो रहा है यहां से, तो 60 वोल्ट का ड्रॉप आ गया इसके अक्रॉस, यानी कि ये तो एक रजिस्टर ही है ना, रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा। बल्ब का रेजिस्टेंस ले लिया आपने, तो यहाँ ड्रॉप कितना आया? 60 वोल्ट का। ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है? 100। तो मुझे पता है क्या मैं वीएल निकाल सकता हूं, लेकिन वीएल अब मैं सीधे सीधे नहीं निकाल पाऊंगा। तो ई आर एम एस का स्क्वायर मुझे सीधा सीधा, क्योंकि पाई/2 का फेज बनता है ना, तुरंत मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि भैया वी एल इधर होता है और वी आर इधर होता है और बीच में होता है ई। और ई की वैल्यू कितनी होती है? वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। अब आपका सवाल ही गलत नहीं होगा, यानी कि प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। वी एल का स्क्वायर, तो यानी कि वी एल कितना हो गया? ई का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा जी अंडर रूट। तो यहां से जब आपका वी एल निकल के आएगा, तो वी एल निकल के आएगा आपका 36, यानी कि 80 वोल्ट। ठीक है। अब आपका एक बार 80 वोल्ट आ गया तो आप क्या लिख सकते हो? वी एल इज इक्वल टू, वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल। वी एल कितना है? 80। आई कितना है यहां से? 1/6। एक्सएल कितना होता है जी? ओमेगा इंटू एल। ठीक है जी। ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप? 2πf 1/6 इंटू, क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन है ना, 2πf इंटू एल। तो एल की वैल्यू क्या आई आपके पास? 80 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 60। तो ये कितना बना? 10। ये गया तो एल की वैल्यू आई आपके पास 4/π हेनरी। ये आपका आंसर है। आई होप आपको एसी के सर्किट सॉल्व करना आए होंगे। तो एसी के सर्किट ऐसे फेजर की मदद से, हम फेजर की मदद से सॉल्व करते हैं, तो हमारे कोई दिक्कत, बाकी कॉन्सेप्ट सब सेम है। सब करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट, सीरीज में करंट सेम रहेगा, लेकिन बस करंट यहां फेज के साथ ऐड करना पड़ेगा। वोल्टेज का ध्यान रखना है, वोल्टेज सीधा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना? कई बच्चे क्या सोच रहे होंगे, 100 60 तो यहाँ 40 आएगा। डीसी के हिसाब से जैसे हम डीसी में करते तो 40 आता ना, लेकिन आ कितना रहा है? 80। तो प्लीज बस आप ये बात ध्यान रख लो, क्योंकि हम सर्किट पढ़ के आए हैं। अगला सवाल देखते हैं जी। अगला सवाल देखो, आरएल सर्किट गिवन है, कैलकुलेट द फॉल इम्पीडेंस। तो आपने क्या याद करना है कि भैया मेरे मास्टर ने सिखाया था फेजर। एक बार आप फेजर बना लो, आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। देखो जी कैसे, ये मेरा क्या है जी, यहाँ वीएल होता है,
यहाँ मेरा होता है VR और I भी मेरा कुछ इधर ही होता है, ठीक है। तो मेरा ये तो आएगा जी तुम्हारा ERMS, ऐसे निकालता था मैं, E√VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं Z की बात करूं तो Z भी मेरा क्या होता था यहाँ पे, Z जब मैं निकालता था, अब आप यहाँ से Z भी निकाल सकते हैं, आपको पता ही है कि Z की वैल्यू क्या होती है, R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, Z विल बी इक्वल्स टू, भाई पाइथागोरस लगा सकते हो ना, सीधी सी बात है। इधर क्या होता है, ये फाई आ गया तो ये Z होता है, ये VL है तो ये IXL और ये IR, तो यहाँ से आपको ये भी पता चल गया। तो Z इज इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 5 ओम। सेकेंड चीज, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I, तो ये कितना दे दिया जी तुम्हें, 5, ठीक है जी, ये 5 दे दिया। अब R कितना ले रखा है तुम्हें, ये वाला डायग्राम बनाओ। भाई फेजर तो मैं कोई से वाला भी यूज कर सकता हूँ ना, रेजिस्टेंस वाला यूज कर लो या VL वाला, तो ये 5 है, ये तुम्हारा क्या है, R है, ये तुम्हारा क्या है जी, XL है। तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ, 10 फाई, यानी कि 10 फाई विल बी इक्वल्स टू XL/R। XL की वैल्यू कितनी है, 4/3, यानी कि फाई की वैल्यू आई बच्चे 53 डिग्री। क्लियर है, V और I के बीच में फेज डिफरेंस भी आ गया। तीसरा IRMS, अब क्या निकालना है, IRMS। मुझे क्या गिवन है, ये वाला देखो, यहां गिवन है मुझे E0, RMS नहीं गिवन इस बार E0 गिवन है क्योंकि इक्वेशन गिवन है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, I0 क्या हो जाएगा, E0/Z। तो I0 कितना हो गया जी, 100 डिवाइड बाई Z की वैल्यू कितनी है, 5, तो 20 एम्पियर। लेकिन ये क्या है तुम्हारा, पीक वैल्यू आई, मुझसे क्या पूछा है, IRMS। तो IRMS विल बी I0/√2 विल बी इक्वल्स टू 20/√2 विल बी इक्वल्स टू 10√2 एम्पियर। तो ये आपका आंसर होगा। कई बच्चे ये निकाल के, नहीं नहीं नहीं, जो पूछा है उसी का ये, हाँ I0 पीक वैल्यू पूछता तो आप क्या करते, पीक वैल्यू, फिर आप ये आंसर देते। तो आपको ये पता होना चाहिए सवाल में क्या वैल्यू गिवन है। IRMS गिवन नहीं है, सॉरी ERMS गिवन नहीं है, ERMS इज इक्वल टू कभी 100। भाई कंपेयर करना है, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, तो ये क्या होता है, पीक वैल्यू, तो वो गिवन है। चलो जी अगला सवाल देखो। अगला सवाल भैया आपको गिवन है, एक बार पढ़ो आप। एक कैपेसिटर है, ठीक है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC, और AC दे दिया ये, तो अब फिर RMS वारएमएस गिवन नहीं है, तो ये आ गया तुम्हारा ये। एक बार आप इसको देख लो, सिंपल कनेक्ट है, खाली कैपेसिटर है, 100 बाई कितना, पाई का, क्या है, माइक्रोफैराड, ठीक है। और ये क्या है, 100 sin 200 πt, ये सोर्स दे दिया। तो पहला पहला ऑप्शन इम्पिडेंस, तो इम्पिडेंस तो सिंगल है, तो इम्पिडेंस का मतलब Z इज इक्वल टू क्या है, यहाँ तो XC है खाली, तो XC वाली 1/ωc। मैं बोला था ना इम्पिडेंस, सीधा भी बोल सकता है इम्पिडेंस, तो जो यानी कि इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो उसकी बात कर रहा होगा। तो ओमेगा की वैल्यू, ठीक है जी, 1/ω की वैल्यू कितनी है जी, 200 π, इंटू C की वैल्यू कितनी है जी, 100/π, इंटू 10⁻⁻⁶, पाई से पाई गया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा जी, 1/2 इंटू 10⁻³ यानी कि 500 फैरड। क्लियर है जी, कितना आ गया जी, सॉरी फैरड बोल रहा हूँ, ये कितना आ जाएगा, 3 3, अच्छा सॉरी 500 माइक्रो है ना, सॉरी 4 आएगा, इधर 4 आएगा तो ये 2 रह जाएगा, यानी कि ये कितना आ जाएगा तुम्हारा जी, ओम आएगा, क्योंकि इम्पिडेंस की बात कर रहा हूँ ना मैं, इम्पिडेंस की बात कर रहा हूँ। दूसरा आई मैक्सिमम, अगर अब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ये तो मेरे ऑलरेडी गिवन है, तो ये तो और आसान हो गया, तो मुझे आई मैक्स निकालना है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, यही निकाल देते हैं, कितनी होगी, 100 डिवाइड बाई 50 विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। IRMS में कन्वर्ट करना है तो 2 एम्पियर को कितने से, 2/√2, आ गया आंसर। √2 से डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि IRMS क्या होता है जी आपका, अगर आप बात करें IRMS विल बी इक्वल टू I0/√2। फिर इक्वेशन ऑफ करंट क्या लिखनी है आपको, इक्वेशन ऑफ करंट, ठीक है जी। तो यहाँ करंट क्या करता है, तो उसके लिए आपको फेजर याद करना है। मास्टर ने सिखाया था, यहाँ I था, यहाँ VC था, तो करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, अगर आपको याद हो तो।
इस वाले उसमें करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था, ये लैग कर रहा था π/2 से। तो अगर ये लीड कर रहा है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो कैसे होगी, I विल बी आई नॉट साइन है ना जी इतना, यानी कि 200πt लीड कर रहा है, यानी कि प्लस π/2। सिंपल। और आई नॉट की वैल्यू कितनी है आपने निकाल ही रखी है, ये तुम्हारा आई नॉट हो गया 2 एम्पियर, यानी कि 2 sin 200πt प्लस बच्चे π/2। आसान है। तो अगर आपको फेजर याद है तो आपका हर एक सवाल आप बहुत इजीली बना सकते हो। अब दूसरी चीज देखो जी, अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है आपको कि दो कैपेसिटर हैं C1 C2 आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम एसी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, सेम एसी। सेम एसी का मतलब है यहां से, सेम एसी का मतलब है कि आपका ओमेगा क्या हो गया, यानी कि फ्रीक्वेंसी आपकी कांस्टेंट है। ठीक है। तो उस पे आपको कैपेसिटर आपको बताना है कि किसका कैपेसिटेंस ज्यादा है। तो सेम फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने ये मान लिया कि ये ओमेगा, अगर ये ओमेगा है तो ये वाला सेकंड है, ये वाला यहां पता चल रहा है, यानी कि ओमेगा कांस्टेंट है, तो इस ओमेगा कांस्टेंट पे मुझे पता चल गया कि Z1 विल बी ग्रेटर देन Z2। अब Z2 क्या होता है, 1/ओमेगा C1 इज ग्रेटर देन 1/ओमेगा C2। अब ओमेगा तो सेम है, काट दिया, तो यहां से आपका आ गया C2 इज ग्रेटर देन C1, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगले वाले पे चलते हैं जी। व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग ब्राइटनेस ऑफ बल्ब इफ द फॉलोइंग चेंजेस आर डन। बड़ा अच्छा सवाल है, एसी सोर्स से लगा रखा है, बढ़िया है। तो पहले वाले पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स इंक्रीज करी आपने, यानी कि ओमेगा इंक्रीज किया, तो ओमेगा इंक्रीज करने से यहां देखो, अगर मैं इंपिडेंस लिखूं तो क्या लिखूंगा, बल्ब, यानी कि बल्ब का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो यानी कि आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। और एक्सी क्या होता है, 1/ओमेगा C। तो अगर मैं ओमेगा बढ़ाऊंगा तो एक्सी डिक्रीज होगा, यानी कि एक्सी अगर डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब जेड भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर जेड डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब आई विल बी इक्वल्स टू E/Z। अगर जेड डिक्रीज हुआ तो करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब अगर करंट इंक्रीज हुआ तो ब्राइटनेस क्या होगी तुम्हारी, इंक्रीज होगी। ब्राइटनेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि ज्यादा पावर मिलेगी इसको, बल्ब को क्या मिलेगी, ज्यादा पावर मिलेगी, या ज्यादा पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा होगा, तो इसका मतलब ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो तुम्हारी जो ब्राइटनेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। आई होप कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट, अगर आपने माइका स्लैब, यानी कि आपने सी कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया, तो आपने कैपेसिटेंस क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। अगेन कैपेसिटेंस इंक्रीज करोगे तो एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा C, यानी कि आप एक्सी को क्या कर रहे हो, डिक्रीज। तो अल्टीमेटली आप जेड को डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि जेड किस पर डिपेंड करता है, तुम्हारा एक्सी के ऊपर। तो करंट तुम्हारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज, यानी कि अगेन तुम्हारी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, इंक्रीज, इंक्रीजेस। ठीक है भाई, करंट इंक्रीज हुआ तो उसको V इज इक्वल टू IR ऐसे समझ लो कि पोटेंशियल ड्रॉप इंक्रीज हो गया, या P इज इक्वल टू आपको पता है I²R। तो आपका क्या बनेगा, I इंक्रीज होगा तो ये पावर तुम्हारी डिसिपिएशन, सॉरी पावर इसको ज्यादा मिलेगी, पावर ज्यादा मिलेगी तो ये ज्यादा अच्छा चमकेगा, ग्लोब ब्राइटर। वही सेम जैसे हम DC में जवाब देते थे। अब आ जाते हैं सिक्स नंबर पे। तो सिक्स नंबर आपको क्या कह रहा है, एक इंडक्टर है, इंडक्टर का रेजिस्टेंस है, इंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 200 एंड सेल्फ इंडक्टेंस तुम्हारा इतना। क्लियर है जी। अब ये क्या कह रहा है, इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 100/π फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट। तो इसका मतलब कि आपके पास एक इंडक्टर है, ये क्या कह रहा है, कि इंडक्टर है, और इस इंडक्टर का, इंडक्टर के जो पास है L भी है और R भी है। ठीक है, यानी कि इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, लिख लिया। चलो जी। अब यानी कि ये LR सर्किट दे दिया आपको, जो AC सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी दे दी आपको 100/π ये आपको AC सोर्स दे रहे हैं। अब ये फाइंड आउट द फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन सर्किट। चलो जी।
आपको क्या गिवन है? रेजिस्टेंस गिवन है 200 ओम, आर गिवन है जी आपको 200 ओम इसका रेजिस्टेंस, और एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा एल। तो ओमेगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होता है जी 2 पाई एफ इंटू एल, यानी कि 2 पाई, और एफ कितना दे रखा है आपको 100 बाई पाई, इंटू एल कितना है 1 हेनरी, पाई से पाई कट गया, यानी कि ये भी कितना आया तुम्हारा एक्सएल भी 200 ओम। यानी कि अब मुझे फेज निकालना है तो मुझे फिर से फेजर टेक्निक याद करनी पड़ेगी। ये मेरा इधर क्या होता था आर, इधर क्या होता था मेरा एक्सेल, ऐसे ही तो बनाते थे हम। फिर ये बीच में ये तुम्हारा फाई हो जाता था, ये तुम्हारा जेड आता था, और ये तुम्हारा एक्सेल, यानी कि 10 फाई, 10 फाई विल बी इक्वल्स टू एक्सेल बाई आर। ये मैं बार बार इसलिए बना रहा हूं ताकि आप भूल जाओ। वैसे तो याद ही रहता है, विद प्रैक्टिस फिर आपको याद रहना शुरू हो जाएगा, लेकिन ऐसे याद रखा जाता है, तो आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। सो 10 फाइव विल बी इक्वल्स टू, बराबर है तो 1, यानी कि 5 विल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। आई होप कि आपके आंसर समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं अगले वाले का। एसी सोर्स है 20 वोल्ट का, यानी कि कौन सी वैल्यू गिवन है आपको? अगेन मैं कहूंगा आरएमएस वैल्यू गिवन है, ठीक है। अप्लाई टू अक्रॉस द सर्किट कंसिस्टिंग रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस इफ द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस 12 वोल्ट है। यहाँ 12 वोल्ट है तो कोयल के अक्रॉस पूछ रहा है, वीएल पूछ रहा है, तो सीधा तो बता नहीं सकते 8 वोल्ट। क्या 8 वोल्ट आंसर होगा? नहीं। 20 माइनस 12 8 नहीं भाई, सिंपल। वी आर एम एस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, यानी कि वी एल निकालना है आपने, वी आर एम एस यानी कि 20 20 400 माइनस 144 12 का स्क्वायर, यानी कि वी एल विल बी इक्वल टू अंडर रूट 256 विल बी इक्वल टू 16 वोल्ट आंसर। आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा कि ये अब कैसे सॉल्व हो रहा है। सिंपल सर्किट से वही, अगेन भूल जाओ, सिंपल लिखो, यहाँ वी आर लिखो, आई लिखो, वी एल लिखो, फेजर याद रखो। अब आपको सब कुछ याद है, आपका ये वी आर एम एस है। आप वी आर एम एस निकालोगे तो आपको खुद याद आ जाएगा कि वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर। इस सवाल को देखते हैं, अगला सवाल है, ये कह रहा है कि देखो बड़ा अच्छा सा सवाल है, डीसी के साथ मिक्स करके दिया गया। व्हेन 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस ए चौक कोयल। तो चौक कोयल का मैं अभी मतलब बताता हूँ, एंड में फिर पढ़ाऊंगा। चौक कोयल का मतलब होता है कि ये तुम्हारी एल और इसका कुछ रेजिस्टेंस भी है, ये चौक कोयल बोलते हैं हम, ठीक है। इस चौक कोयल यानी कि एल आर सर्किट की बात कर रहे हैं। देन करंट, तो मैं एक बार बना लेता हूं। तो ये देखो क्या दे रखा है आपको, एल आर सर्किट, यानी कि अलग अलग बना लेता हूं। एल आर है, एक ही कोयल दे रखी है, लेकिन मैं अपनी सुविधा के लिए अलग अलग बना लेता हूं। और ये कह रहा है डीसी से कनेक्ट कर दिया, कितने वोल्ट की? 100 वोल्ट की, ठीक है। फिर ये कह रहा है आपसे इसी सेम को आपने एसी से कनेक्ट किया है, आर और एल, और ये भी 100 वोल्ट है, लेकिन ये एसी है और इधर क्या है तुम्हारा डीसी है, ठीक है। अब यहां जो तुम्हारा करंट है वो 0.5 एम्पियर हो गया, और पहले जो करंट था वो कितना था? 1 एम्पियर था, जैसे ही आपने ये लगाया। गिवन द फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स, ये लगाया, ठीक है जी। अब जैसे ही आपने ये लगाया तो फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। तो आपसे पूछा गया कि भैया इंडक्टेंस, यानी कि आप मुझे एल की वैल्यू बता दो। तो कोई बात नहीं जी, एल की वैल्यू बताते हैं इसको। लेकिन मेरे पास समस्या क्या है, इसने दो चीजें क्यों दी फिर? तो दो चीजें आपको इसलिए गिवन है क्योंकि यहां आपको आर की वैल्यू पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप 100 वोल्ट, यानी कि मुझे ड्रॉप भी तो निकालना पड़ेगा ना, वी आर वी एल। तो वी आर और वी एल, एक बार में मुझे अगर एल निकालना है तो वी एल इज आई पता ही है, तो मुझे पता है वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल, एक्सएल विल बी इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई एफ, सब कुछ पता है। तो ये हो जाएगा, ये भी पता है, लेकिन ये निकलना चाहिए ना वीएल, तभी तो काम चलेगा। तो उसके लिए आर पता होना चाहिए, आर पता होगा तो वी आर पता चल जाएगा। तो आप यहां ध्यान से देखो, जब ये एसी में है तो क्या यहां कोई ड्रॉप होगा? नहीं। इंडक्टर क्या ऑफर करता है? एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, ओमेगा क्या होती है डीसी के लिए 0, तो एक्सएल क्या होता है 0, तो ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता। तो सारा का सारा जो भी है इसी की वजह से करंट फ्लो करेगा, यानी कि सारा सारा लॉस भी यही होगा। यानी कि ये तुम्हारा आर की वैल्यू v इज इक्वल टू आई इंटू आर, सो आर विल बी इक्वल टू v, यानी कि 100 बाई आई, यानी कि 1 एम्पियर विल बी इक्वल टू 100 ओम। अब 100 ओम पता चल गया, तो यहां से यहां मुझे करंट पता है, तो वी आर कितना हो गया जी तुम्हारा 100 इंटू 1 बाई 2 विल बी इक्वल टू 50 वोल्ट।
अगर मुझे यहाँ 50 वोल्ट पता है तो क्या मैं इजीली निकाल सकता हूँ, यानी कि VRMS का स्क्वायर माइनस VR का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VL का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर कितना है जी VRMS, 100 का स्क्वायर माइनस VR कितना है जी 50 का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू VL का स्क्वायर। तो बच्चे तुम्हारा VL कितना हुआ, ये तुम्हारा यहां से निकल के आ जाता है, अगर मैं इसको निकाल लूं तो 10, 100 का स्क्वायर यानी कि 10 बाहर आ गया, अंडर रूट 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 25, सो 10 इंटू रूट 75, ये आ गया तुम्हारा VL निकल के जी। ठीक है जी, अगर तुम्हारा VL ये आ गया तो अब तो मैं सारी चीजें सीधा सीधा कर सकता हूँ। मुझे पता है VL इज इक्वल टू आई एक्सएल, एक्सएल यानी कि ओमेगा एल, ओमेगा को क्या लिखता हूँ मैं 2 पाई f इंटू एल। तो मैं एल की वैल्यू क्या बता सकता हूँ, 10 इंटू 5√3 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू एफ, और करंट कितना है 0.5 यानी कि 1/2। ठीक है जी, आई भी नीचे आ गया, 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है जी तुम्हारी 50, तो 5, ये तो गया, 2 से 2 गया, आंसर कितना आया √3/पाई हेनरी। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आपके समझ में आ रहा होगा क्यों ये कंडीशन यहाँ से आर निकलेगा, फिर ये क्यों इसने इतना ड्रॉप यानी कि वी आर निकाल लोगे, फिर ए वाली चीज का यूज करके। फेजर मुझे पता ही है कि ये स्क्वायर करके आता है, तो अब वो चीजें जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप वो ये वाला चीजें लिख लिख के आप करोगे ना, कि फेजर से हर चीज फेजर से बनाओगे, तो आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब आखिरी सवाल, और आरएलसी अगले लेक्चर में हम आरएलसी कवर करेंगे। आरएलसी के बाद तो आपकी टेंशन ही दूर हो जाएंगी कि आपको कुछ नहीं याद करना है, सिंपल एक फेजर याद रखना है, उसी से आपके सारे प्योर सी भी हो जाएगा, प्योर कैपेसिटेंस भी हो जाएगा, प्योर इंडक्टर भी हो जाएगा, प्योर रजिस्टर भी हो जाएगा, आरएल भी हो जाएगा, आरसी भी हो जाएगा, आरएलसी भी हो जाएगा, सब एक से ही बता दूंगा मैं, सब एक से ही। तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप ध्यान से देखो, ये आ गया आपका एसी सोर्स। अच्छी अब जैसे डीसी में हम क्या करते थे, 2 डीसी लगाते थे, आपको याद है, फिर हम उसका कॉम्बिनेशन लेते थे। ऐसे ही सेम, या 2 एसी लगा रखे हैं बस, ये 2 एसी है, डरना ही नहीं है। तो ये जो V है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ V1 प्लस V2। तो एक एसी आपका ये है V1, V0 साइन ओमेगा टी, एक आपका है V2, क्या है जी V0 साइन 3 ओमेगा टी। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसकी वजह से करंट और इसकी वजह से करंट, जैसे हम डीसी में दोनों का अलग अलग निकाल के जोड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है, यहां भी हम इसकी वजह से करंट प्लस इसकी वजह से करंट और दोनों को जोड़ देंगे। लेकिन यहां जो है वो आपसे यही पूछा गया है, ये जो करंट जोड़ रखा है, ये दोनों की वैसे देखो अलग अलग इसने निकाल लिया। अब ये I1 और I2 के बारे में पूछ रहा है, तो बेसिक सवाल है बिल्कुल। यहां जब मैं I निकालूंगा I1, तो ये क्या होगा V0/Z1, और यहां I2 क्या होगा V0/Z2। इतनी सीधी सी बात है। अब यहाँ Z2 में ही गेम है, तो Z2 जो होगा यहाँ एसी सोर्स प्रोड्यूसिंग दे दे कनेक्टेड सीरीज विद ए कैपेसिटर एंड रजिस्टर, आरसी सर्किट है। तो तुम्हारा Z2 जो होगा वो क्या होगा, R का स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा C का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताओ, XC क्या आएगा 1/ओमेगा C। ठीक है, अब दोनों में R की वैल्यू तो सेम है, रेजिस्टेंस तो सेम ही है जी, Z1 में भी और Z2 में भी। अगर आप Z1 को लिखोगे तो Z1 भी क्या आएगा, अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर। लेकिन यहाँ XC में गेम है, एक्सी क्या है 1/ओमेगा सी कैपेसिटर भी सेम है, लेकिन ओमेगा अलग अलग है। यहाँ क्या है 3 ओमेगा, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो यहाँ क्या है 3 ओमेगा और यहाँ क्या है ओमेगा, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा है यहाँ पे। तो अगर यहाँ इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो यहाँ एक्सी क्या होगा, कम होगा। एक्सी कम होगा तो जेड क्या होगा तुम्हारा, अगर ये एक्सी तुम्हारा डिक्रीज है, कम है, तो Z2, यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गई कि Z2 भी मेरा विल बी लेस देन Z1। अगर Z2 मेरा कम है तो यहाँ करंट भी तुम्हारा क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब I2 विल बी ग्रेटर देन I1। तो इसलिए ये वाला आंसर। भाई जिसका रेजिस्टेंस, भाई वोल्टेज तो एसी सोर्स तो दोनों सेम ही है ना, V0 है, V0 तो यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये Z1 Z2, अब इसमें तो Z2 है वो कम है, यहाँ Z1 तुम्हारा इसके हिसाब से, क्योंकि XC के हिसाब से, और XC ओमेगा पर डिपेंड करता है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है तुम्हारी ज्यादा, यहाँ क्या है कम।
तो इसलिए XC की वैल्यू यहाँ क्या है, इसके Z2 के लिए कम है और यहाँ क्या है, ज़्यादा है, तो ये Z1 बड़ा होगा, Z2 छोटा होगा। वही मैंने लिखा है, उसी हिसाब से आपका करंट आ गया। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ सवाल आपको बनाने आए होंगे और कैसे-कैसे हम ERMS, फेज़ डिफरेंस उनके बीच में कैसे निकालते हैं, वो सारे सवाल। तो आप ये सारे सवाल बना पाएँगे, कर पाएँगे। अब इसके बाद हम RLC सर्किट नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कल। अब तो रोज़ वीडियोज़ आएँगे और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ ही मैं डालता रहूँ ताकि एक कंटिन्यूटी बनी रहे और हम दिवाली से पहले कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस वाइंड अप कर दें।